तो ये पॉन्ड दिख रहा है, असली में जो ये एरिया है ये महाशीर ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पे हम महाशीर की ब्रीडिंग कराते हैं और महाशीर के जब ब्रीडिंग कराने के बाद ये किसान द्वारा एक मुर्गी बाड़ा बनाया गया है, मुर्गी या बतख बाड़ा। तो इसमें दो फायदा होगा कि जो इसका बीट होता है वो उसके चारे, मछलियों के चारे के रूप में भी कितना बड़ा होने के बाद हम इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं? जैसे बच्चा करीबन 4 महीने का हो जाता है, एक करीबन 2 इंच। माना कि उत्तराखंड के विकास के मॉडल को बुनियादी रूप से रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही हमें अपनी सोच को बदलने की भी ज़रूरत है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड में अत्यधिक बेरोजगारी, वैकेंसीज का ना निकलना, लंबे समय से पदों का वैकेंट पड़े रहना, एग्जाम के बाद अनिश्चित समय तक रिजल्ट की इंतजारी, इन सब ने एक निराशाजनक स्थिति पैदा कर दी है। इसी सिलसिले में मैंने गवर्नमेंट स्कीम की छानबीन करनी शुरू की, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिली, गवर्नमेंट स्कीम्स की वायबिलिटी को परखा और फिर जो निकलकर सामने आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो उस सब्जेक्ट पर है जिसमें कोई भी बेरोजगार या रोजगार व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी के लिए मिनिमम नाम मात्र इन्वेस्टमेंट पर इसको शुरू कर सकता है। इसमें सफलता की अपार संभावनाएं हैं, साथ ही जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का कोई भय नहीं। अन्य व्यवसाय के कंपैरिजन में मेहनत कम और मुनाफा 3 गुना ज्यादा। वीडियो में देखिए कि किस तरह से एक छोटे से तालाब से शुरू कर हेमचंद जी ने आज इसे एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का रूप दे दिया है। हेमचंद जी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब मैं अपने व्यूअर्स से मुलाकात करवा रही हूँ डॉक्टर विशाल दत्ता, जो है डिस्ट्रिक्ट फिशरी इंचार्ज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम कुंवर सिंह भगड़वाल है, मैं फिशरी इंस्पेक्टर हूँ भीमताल में। यही सर, अब मुझे बताइए कि आपका जो ये फिशरी डिपार्टमेंट है, मत्स्य विभाग जो है, ये किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों के लिए यूजफुल है? देखिए, जो हमारा मत्स्य विभाग है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना। कि जो भी व्यक्ति कृषि कर रहे हैं और उनके पास अगर अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो वो एक मछली पालन को अपनाकर एक अतिरिक्त आय अपनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अवसर उनका एक फायदा एक और होगा कि जो पहाड़ों में प्रोटीन वगैरह की जो कमी होती है लोगों की डाइट में, तो वो भी उनकी पूरी होगी। क्योंकि अगर आदमी हफ्ते में 1 दिन भी मछली खा ले तो वो उसकी डाइट कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे मत्स्य विभाग के 2 काम हो गए, एक तो रोजगार प्रदान करना और दूसरा एक उन्नत और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। सर, किस तरीके से आप लोगों की स्कीम्स काम करती हैं? क्या क्या स्कीम्स हैं? हमारे पास सामान्यतः मछली पालन के लिए तालाब निर्माण की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि विगत 2 वर्षों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रनिंग स्कीम है, इसके तहत भी लाभार्थियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और प्राथमिक रूप से जो मैं बेसिकली कह रहा हूँ, राज्य सरकार जो योजनाएं देती है वो तालाब निर्माण की देती है। और अगर मैं आपको बताऊं, यदि आप
नए हैं, आप मछली पालन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अक्सर हम जिन भी ब्लॉक्स मीटिंग्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर हम अवश्य बता के आते हैं। आप फोन पे, हम कभी भी कोई भी किसान हमसे संपर्क कर लेता है और बताता है कि सर फला जगह पर मेरी फला जमीन है और पानी है। तो क्षेत्रीय प्रभारी, जैसे 8 ब्लॉक्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, हर ब्लॉक इंचार्ज को बटा हुआ है, तो ब्लॉक इंचार्ज जाते हैं, देखते हैं और फिजिबल अगर लगता है कि पानी प्रॉपर है, क्योंकि मत्स्य पालन के लिए पानी होना बहुत ही आवश्यक है, तो पानी अगर है तो प्रॉपरली वो 50 वर्ग मीटर 50 स्क्वायर मीटर से 200 वर्ग मीटर का तालाब बना सकता है। उसके लिए अनुदान है, अलग अलग क्षेत्रफल के तालाबों में अलग अलग अनुदान है। जैसे कि 50 वर्ग मीटर के तालाब में मिनिमम 25,000 रुपये का अनुदान हम देते हैं। तालाब निर्माण करना, हाँ ये मैं जरूर कहूँगा, बहुत से हमारे पहाड़ी क्षेत्र के किसान तालाब और टैंक इनमें कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कहते सर 25,000 में कैसे बनेगा, 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा। तो मैं उन्हें अक्सर ये फिर आपके वीडियो में मैं तुमसे बताना चाहूंगा, टैंक जमीन के ऊपर बनते हैं, तालाब जमीन के नीचे बनते हैं। तो गड्ढा आपने खोदना है 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, अधिकतम 1 मीटर गहरा। जब वो गड्ढा निर्मित हो जाता है तो आपकी जमीन के हिसाब से अगर उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता है तो आपको पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं है तो हम पॉलीशीट्स देते हैं 150 से 200 जीएसएम तक की, और 90 जीएसएम से शुरू है। तो अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन आपको मुश्किल से 50 वर्ग मीटर की 10 से 12,000 रुपये में उपलब्ध हो जाती है, जिसमें आप पानी रोक सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ही कम लागत में, क्योंकि इसमें टैंक की तरह कोई आपको सीमेंट नहीं करना है, कुछ जस्ट आपको गड्ढा खोदना है। अगर वाटर रिटेनिंग उसकी प्रॉपर है तो इट्स ओके, अदरवाइज उन्हें पॉलीथीन बिछा। मैं ये बताऊंगा कि टैंक, बहुत से ऐसे किसान हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ लीनियर रेखीय विभागों में कृषि है, हॉर्टिकल्चर है और मनरेगा है, उसमें भी टैंक निर्माण करते हैं किसान। छोटे टैंक होते हैं जनरली 4 मीटर बाई 5 मीटर, और वो सीमेंटेड है। बच्चा हमसे ले जाते हैं किसान, हम सरकारी दरों पे किसी भी व्यक्ति को मत्स्य बीज उपलब्ध कराते हैं, तो ले जाते हैं। उसके बाद शिकायत करते हैं कि मछली बढ़ नहीं रही साहब। तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि कम से कम 50 वर्ग मीटर का आपका हो तालाब, जिसमें आप कंज्यूमेबल यानी खाने वाली जो मछली है पाल सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, 50 वर्ग मीटर का तालाब जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में तालाब निर्माण योजना एक स्कीम है राज्य सरकार की, उसमें 25,000 रुपये का अनुदान है। उसके बाद 100 वर्ग मीटर के जो तालाब है, अगर वो सामान्य जाति का है तो उसे हम पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन तालाब निर्माण योजना के अंतर्गत ही 50,000 रुपये का अनुदान देते हैं। वहीं SC और ST के लिए ये अनुदान 72,000 रुपये का है। और उससे बड़ा तालाब जो आता है, आदर्श तालाब है, वो 200 वर्ग मीटर का होता है, यानी एक नाली, पहाड़ी क्षेत्रों में एक पूरी नाली का तालाब बनेगा, उसमें 1.5 लाख रुपए का अनुदान है। सर, जो ये आप अनुदान की बात कर रहे हैं, ये अनुदान तालाब बनाने के लिए है, केवल तालाब बनाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो आप उसमें सीड डालते हैं, उसके लिए भी क्या कोई? उसमें हम सरकारी दरों पे ये जो है मत्स्य बीज उपलब्ध कराते हैं, और जो 1.5 लाख रुपए हम किसान को देते हैं, उसमें 1,35,000 रुपए तो निर्माण का होता है अनुदान, 15,000 रुपए इनपुट यानी निवेश हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं किसान को उसका पैसा। और इसी तरह अनुपात में हर जगह 25,000 रुपए के तालाब जो अनुदान है, उसमें 5,000 रुपए निवेश का है, और वैसे ही 50,000 रुपए के तालाब में जो है 10,000 रुपए निवेश का है। निवेश मतलब जो किसान अपनी तरफ से लगाएगा। डॉक्टर विशाल, मुझे ये बताइए, अगर कोई किसान आपकी स्कीम का फायदा उठाना चाहता है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे उसको पता चलता है? देखिए, इसके लिए तो हम लोग लगभग हर ग्राम पंचायत पे गोष्ठियां कराते हैं, प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट छपवा कर बंटवाते हैं। और अगर मान लो तब भी अगर किसी के पास नहीं पहुंचती है तो वो संबंधित किसी भी ब्लॉक में जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं मछली पालन करना चाहता हूं, और वो अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर नोट करवा दें। तो ब्लॉक से भी हमारे पास सीधे उनके जो पत्र होते हैं
वो सीधे हमारे पास आ जाते हैं। तो उसके लिए हम उसको संपर्क करते हैं। इसके लिए किसान अपनी जमीन की खसरा, खतौनी, अपना आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो हमारे ऑफिस में जमा कराता है और एक बैंक पासबुक की डिटेल। उसके बाद जो हमारे विभाग की तरफ से एक जना जो भी ब्लॉक प्रभारी होगा वो वहां जाकर उसकी जमीन का निरीक्षण करेगा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है या नहीं है और जमीन उसकी कितनी है, कि तालाब बनाने के लिए कम से कम 50 वर्ग मीटर का जमीन होनी ही चाहिए। तो उसको खाली अपने कागज हम तक पहुंचाने होते हैं। अगर वो नहीं आ सकता ऑफिस में तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम व्हाट्सएप से उस पर सारा जो डॉक्यूमेंट है वो मंगवा दें। उसको हमारे ऑफिस में बार बार नहीं आना पड़ता, सिर्फ एक बार अपने कागज पहुंचाने पड़ते हैं, बाकी उसका काम हमारे ऑफिस द्वारा स्वयं हो जाता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो जनता में, स्थानीय लोगों में एक जो मिथ है ये कि गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी बात नहीं है। इजीली वो आपकी स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। हाँ, और इसी में मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे पास लैक ऑफ बजट होता है। मैं ये अवश्य कहूंगा कि लाभार्थी चयन तो हम कर लेते हैं, परंतु कभी कभी कुछ दस्तावेज ऐसे रह जाते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, लाभार्थी हम तक पहुंचा नहीं पाता। क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास खसरे की एक कंपल्शन आ गई थी कि खसरा बना के देंगे पटवारी से। उस बीच इलेक्शन पीरियड चल रहे थे, पटवारी महोदय सारे ही इलेक्शन ड्यूटी में थे, हम स्वयं इलेक्शन ड्यूटी में रहे, तो वो हमें ससमय नहीं पहुंचा पाए, तो 2-1 किसान रह जाते हैं। ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, हर बार तो नहीं, तो कुछ किसान रह जाते हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही हमें बजट मिलता है, हम पहली प्राथमिकता पुराने किसानों को ही देते हैं। तो ये जो मिथ है, एक टेंडेंसी है कि सरकारी काम बड़े लेट होता है, ये बनाया हुआ जो परसेप्शन है, ये जो तरीका बन चुका है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बता दिया, हम मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय हम ये चाहते हैं कि किसान का समय बचे। अगर उसके पास व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है तो किसी के भी फोन से वो व्हाट्सएप करते हैं। मैं आपको अनेकों दर्जनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं जो हमें किसान व्हाट्सएप करते हैं। सर, ऐसा भी होता है क्या कि एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है और आपके पास स्कीम्स कम? बिल्कुल इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स राज्य सरकार, क्योंकि हमें निदेशालय स्तर से, डायरेक्टरेट स्तर से बजट मिलता है, तो कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें लाभार्थी तो ज्यादा रहते हैं, इच्छुक भी रहते हैं, लेकिन बजट के अभाव में वो फाइल्स हमें रोकनी पड़ती हैं, या यूं कहूं कि उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अवश्य तालाब निर्माण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि जो किसान कर चुके हैं तालाब निर्माण, तो उसमें हम बच्चा उन्हें, मत्स्य बीज उन्हें उपलब्ध करा देते हैं कि एटलीस्ट आपका बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। क्योंकि 50 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर के तालाब में अगर श्रमिक अंश देखा जाए, क्योंकि किसान जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के किसान, वो स्वयं भी मजदूरी का कार्य करते हैं, और परिवार अगर 8-10 लोगों का, क्योंकि पहाड़ में तो कंपोजिट फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिली अभी चली नहीं है, एकल परिवार नहीं है, तो सभी लोग साथ मिलकर अगर रहते हैं, चचा ताऊ भतीजा 4-6 लोग मिलकर अगर एक तालाब खोद लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस तो हम किसान को नहीं होने देते। डॉक्टर दत्ता, जरा मुझे बताइए कि ये स्कीम्स अवेल करने के बाद किसान को किस तरीके से इसका लाभ पहुंचता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी जो योजना है 50 स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर मीटर है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसान पहले 100 स्क्वायर मीटर में परंपरागत कृषि करता है या कोई सब्जी उगाता है, तो वो एक 100 स्क्वायर मीटर में कितनी भी अच्छी फसल कर ले तो 3 या 4 हजार रुपए साल से ज्यादा वो किसी भी प्रकार से आमदनी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर एक वो अपना तालाब बना दे 100 वर्ग मीटर में, तो वही जो आमदनी वो 3,000 रुपये अगर कर रहा है, तो ये आमदनी बढ़ के 10,000 रुपये तक आराम से पहुंच सकती है। यानी कि वो हम दुगनी की बात भी नहीं कर रहे, वो अपनी आमदनी सीधे 3 गुनी तक बढ़ा सकता है वो छोटे से एरिया में। तो ये सबसे बड़ा लाभ किसान को ये होता है कि उसकी आमदनी एकदम तेजी से चमक करती है। मैं किसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको जो वीडियो भेजा है, अगर आपको मौका मिले वो शेयर करिएगा। उस जो किसान है अनिल कुमार, छोटा सा आधा नाली होता है 100 वर्ग मीटर पहाड़ों में, आधे नाली में मैंने, ये मेरा देखी हुई बात है, किसान की स्वयं बताई हुई बात है, बकायदा इस पर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी आए थे। तो वो आधे नाली में आलू लगाया करता था। सब कुछ करने के बाद उसने अपने मुंह से कहा कि सर 3,000 रुपये बचते हैं या 4,000 रुपये बचते हैं, और क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है, तकरीबन 1 किलोमीटर चढ़ाई में लाना पड़ता है उसे अपने कंधे पे रख के आलू,
और जब उसने 100 वर्ग मीटर का तालाब बनाया तो उसने 14,000 रुपए की मछली बेची लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम में। उसने अपने मुंह से ये माना और 14,000 रुपए की मछली बेची और बाकायदा कुछ मछली उसने अपने रिश्तेदार गांव वालों को फ्री में खिलाई जिनने उसकी मछली निकालने में मदद करी। तो आमदनी निश्चित तौर पर किसान की बढ़ती है, बशर्ते वो समय समय पर हमसे या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी से सलाह लेता रहे। ये नहीं कि मछली आपने डाल दी और छोड़ दिया। आप अच्छा भोजन ले जाइए जो सरकारी रेट में 50% अनुदान पर हमारे ऑफिस में उपलब्ध है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ का किसान कितना इंटरेस्ट लेता है इस चीज में। एक बार वो सब्सिडी ले लेता है और पॉन्ड भी तैयार कर लेता है, उसके बाद कितना इंटरेस्ट लेता है वो? पहाड़ी क्षेत्रों के किसान अच्छा रुचि से काम करते हैं क्योंकि परंपरागत रूप से पहाड़ी क्षेत्र का किसान कृषक ही है। चाहे वो मछली पालन करे, चाहे वो बागवानी करे, चाहे वो कृषि करे, वो किसान है। तो उत्साह से करते हैं, रुचि लेते हैं। लेकिन एक जगह पर अधिकतर हमारे किसान लैग करते हैं, छोड़ देते हैं, तालाब खाली करना। मैं अधिकतर बार ये कहता हूं कि भैया आपने जून में अप्रैल में बच्चा डाल दिया है, फरवरी लास्ट में मार्च फर्स्ट में निकाल दीजिए, आप कैसे भी तालाब खाली करिए और फिर अप्रैल में नया बच्चा डालिए। सर अब मुझे आप लोग ये बात बताइए कि किस तरह से आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं? देखिए हम लोग साल में कम से कम 2 या 3 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। कुछ ट्रेनिंग हम यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर DCFR का काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, कुछ ट्रेनिंग तो हम वहाँ कराते हैं और कुछ ट्रेनिंग हम गांव में अगर ज़्यादा लोग हैं तो वहीं जाकर भी 1 दिवसीय या 2 दिवसीय ट्रेनिंग दे देते हैं। और दूसरा कुछ ट्रेनिंग पंतनगर की तरफ से भी हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइज कराएं। कुछ ट्रेनिंग एक आत्मा परियोजना है, वहाँ से भी कुछ फंड मिलता है हमें। तो ट्रेनिंग हम समय समय पर कराते रहते हैं। अगर हम कुल मिला के सारी ट्रेनिंग देखी जाए तो एक साल में 7 से 8 ट्रेनिंग हम आराम से करा देते हैं, जिसमें कम से कम 200 से 250 लोग उस ट्रेनिंग का लाभ लेते हैं। सर उसके बाद आपका फॉलो अप कैसे होता है? देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब किसान अगर अपना जो तालाब चला रहा होता है तो हम हर तीसरे महीने उससे उसकी दिक्कतें पूछते हैं कि तुमने जो तालाब में मछली डाल रखी है वो कितनी बड़ी है और भोजन खा रही है नहीं खा रही है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं हो रही। और उससे हमें पता चलता है जब किसान हमें, बल्कि ज़्यादातर किसान तो हमें खुद ही फ़ोन करके कई चीज़ें पूछते हैं। तो जितने ज़्यादा किसान हमें फ़ोन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि इस ट्रेनिंग से उनको कितना लाभ हो रहा है। क्योंकि अगर वो फ़ोन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो लाभ नहीं ले रहा है। तो हम कोशिशें करते हैं कि उनसे लगातार संपर्क में रहें। सर क्या गवर्नमेंट की कुछ ऐसा भी है कि अगर कुछ नेचुरल आपदा वगैरह आ जाए तो इंश्योरेंस वगैरह की भी कोई स्कीम है? देखिए अभी तक इंश्योरेंस खाली किसानों को दिया जा रहा है, मत्स्य पालकों को, जिसमें कि जैसे मत्स्य पालक का जो व्यक्तिगत बीमा होता है। लेकिन अब आगे चलकर कोशिश ये करेंगे कि उनके तालाबों पे भी जो मछलियां हैं, जैसे पशुपालन में होता है गाय भैंसों का बीमा होता है, तो कोशिश ये करेंगे कि ये बीमा मछलियों के क्षेत्र में भी इनको मिले। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू, उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहेंगे, या जो लोग मत्स्य पालन ऑलरेडी कर रहे हैं उनको आप किस तरह से कुछ आपको लगता है कि? डॉक्टर विशाल आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पलायन को रोकने में आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है आजकल के यूथ के लिए? जी बिल्कुल। देखिए मछली पालन, जो हम कहते हैं कि मछली पालन करें, जैसे आप कोई कृषि करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई खेती करते हैं तो उसमें आदमी की मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पूरे साल उसको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक मत्स्य पालन एक ऐसी चीज़ है कि उसको उसमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। सिर्फ आपको शुरुआत में जो भी मेहनत करनी है वो तालाब खोदने में करनी है। तालाब खोदने के बाद अगर आपने एक बार मछली का बच्चा उसमें डाल दिया तो आपको उसमें फिर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि खाली सुबह या शाम को जाकर एक बार आप चारा डाल दो बस। तो आप मछली पालन को एक साइड बिजनेस के रूप में भी अपना सकते हैं। अगर आप खेती करेंगे तो आपको अपना पूरा दिन खेत में देना पड़ेगा, लेकिन मछली पालन के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मछली पालन, जैसे आप दुकान चला रहे हैं तो दुकान चलाने के साथ भी आप मछली पालन कर रहे हैं, या कोई भी आदमी कैसा भी काम कर रहा हो प्राइवेट, तो मैं कह रहा हूँ मछली पालन जरूर करें। सर एक बात बताइए कि जनरली जो उत्तराखंड का जो निवासी है वो एक तौर पे हमें ये कहना चाहिए कि गरीबी रेखा पे ही निवास करता है यहाँ पे, तो उसके लिए वो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में फिश का कल्टीवेशन कर सकता है और उसका फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। अगर कोई आदमी खुद ही मजदूरी करने वाला है, ठीक है, और वो सिर्फ अपने संग एक मजदूर और लगाए, तो एक हफ्ते में अगर 400 रुपए की अगर हम मजदूरी माने तो वो ये लगा लो कम से कम 2500 में एक तालाब खोद सकता है। 2500 का तालाब, और उसमें आपको सिर्फ 500 रुपए की मछलियां डालनी होंगी, यानी कि 3000 रुपए से आप अपना एक मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। आपने पहले साल 3000 रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट किया। खाने के रूप में आपके पास घर में ही जो घरेलू चीजें जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, पुरानी चोकर हो गया, सोयाबीन, पुरानी दालें, वो चीजें डाल सकते हैं। और एक साल में आपने जहाँ 3000 रुपए खर्च किए, वो 3000 रुपए के बदले में आप कम से कम 10,000 रुपए तक आराम से उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि 3 गुना। ऐसा आपको किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटे से तालाब से 3 गुना जब आप कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपके पास जगह है तो आप अपना ये बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एक छोटा तालाब और बनाकर हम उसमें मछली के बच्चे डालकर उनको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा मतलब 1 इंच का, जिसको हम कहते हैं स्टंटेड सीड। जैसे हमने जीरा साइज का मछली का बच्चा लिया और छोटे तालाब में डाल दिया खूब ज्यादा मात्रा में, और उनको हल्का फुल्का फीड देते रहे, और उसको ऑफ सीजन में हम कई गुना महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो अगर मान लो वो एक छोटे तालाब में 10,000 रुपए का मछली बेच रहा है, तो उसी के बगल में एक छोटा तालाब और बना सकता है और 20 से 25,000 रुपए के मछली के बच्चे बेच सकता है। तो ये अपना, इसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर उसके आपके पास जगह है तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मत्स्य पालन के लिए सबसे अहम जो बात कही डॉक्टर साहब ने, मैं वही कहूंगा कि जमीन और पानी, और ये एक अल्टरनेट। हाँ, जैसे अभी बात आई कि देखिए मछली की फसल तैयार होने में 9 महीने का समय लगता है। उसने बच्चा भी डाल दिया, चारा भी वो खिला रहा, लेकिन वो 9 महीने का पीरियड कैसे काटेगा? तो मैं हमेशा कहूंगा अल्टरनेट लीजिए। आप अगर आपने 3000 रुपये मछली पालन तालाब के लिए खर्च कर रहे थे, तो 5000 रुपए के मुर्गी के चूजे ले आइए, 2000 रुपए की मच्छर जाली बोलते हैं जिसे, एक बाड़ा बना लीजिए। जो मुर्गी के बच्चों की बीट होगी वो सर्वोत्तम भोजन होती है मछली के लिए। आपका किसी भी किसान का फीड का पैसा बच जाएगा अगर वो मुर्गी पालन कर ले अल्टरनेट उसी के साथ। और मुर्गी बड़ी जल्दी बड़ी होती है, और मुर्गी का बच्चा आसानी से उपलब्ध है, बेचने वाले आते हैं। अदरवाइज आप पंतनगर चले जाइए या अपने मछली विभाग में ही कह दीजिए। और यदि SC/ST के व्यक्ति हैं तो उन्हें निःशुल्क पशुपालन विभाग उपलब्ध कराता है। उसके साथ बतख पाल लीजिए। हमने किसानों से बतख पलवाए हैं, 100 रुपए बच्चा हमने बतख दिया था, लोगों ने रखे हैं, और अच्छे कीमतों पर एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़ती है बतख रखने से। खूबसूरत तो दिखता है तालाब, साथ ही डक फ्लैश जो है वो काफी गर्म होता है। तो अब हिल्स में वो हाई प्रोटीन है। और हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास नहीं है, बहुत बड़ी जमीन नहीं है, 3 बाई 6 का एक 3 फीट बाई 6 फीट का एक कच्चा गड्ढा खोदिए, पॉलिथीन बिछाइए, रंगीन मछलियां यानी गोल्ड फिश, उसका रिप्रोडक्शन बहुत आसान है। हम इस पे ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं, बच्चा भी उपलब्ध कराते हैं, 50 रुपए बच्चा हम उपलब्ध कराते हैं। आप 1 साल उसे पाल लीजिए, जब वो मैच्योर होगी, ब्रीड करेगी, अंडे देगी, तो नए बच्चे होंगे। तो भीमताल, खास तौर पे भीमताल जो है पर्यटन की दृष्टि से बड़ा प्रचुर है, यहाँ अच्छे खासे पर्यटक आते हैं। अगर आप 100 रुपए बच्चा भी गोल्ड फिश बेचते हैं तो आसानी से आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, बहुत से किसान कर रहे हैं। सर मार्केटिंग के बारे में जरा बताइए। मार्केटिंग के लिए अब पहाड़ों पे जो है गांव की बसाहत है, तो गांव के किसान तो अधिकतर अपनी मछली गांव में ही बेचना पसंद करते हैं और बिकती भी है। और पहाड़ों पर तो ये कल्चर है,
परंपरा आई है कि कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गए, कोई अच्छा काम हो गया तो नॉनवेज अवश्य बनता है। तो बजाय बकरा काटने के या चिकन काटने के, मुर्गी काटने के, आदमी अब मछली खाना पसंद कर रहा है, जिनके पास अच्छे तालाब हैं और बेच रहे हैं। मेरा एक किसान है, PhD का स्टूडेंट है, और वो मछली पालन भी करता है। तो अभी जब सावन का महीना लगता है, इससे पहले उसने मछली निकाली थी अपने तालाब से, तो उसने 16,000 रुपए की मछली बेची और अपने मुंह से उसने कहा कि सर मेरा तो ये 2 महीने का खर्चा निकल गया। और इसके अलावा ये टूरिस्ट प्लेस तो है ही। टूरिस्ट प्लेस है। अब यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके तहत जो है फिश कियोस्क की एक स्कीम है। यानी मछली पालक, ऐसे मत्स्य पालक जो मछली पालन का कार्य कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कियोस्क की स्कीम है। यानी आप किसी भी जगह पर जो आपके नाम पर या आपके नाम लीज हो 10 साल की, उस जगह पर आप मछली की एक दुकान खोल सकते हैं। उसमें आप रॉ फिश बेच सकते हैं, फिश के प्रोडक्ट्स, फीडिंग प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या फिर रंगीन मछलियों की भी दुकान लगा सकते हैं। सर मुझे ये बताइए, 2 बातें बताइए। एक तो ये कि जो उत्तराखंड का स्थानीय निवासी है, उसको मत्स्य पालन के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? और दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी मत्स्य पालन कर रहे हैं, उनके पार्ट में आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सजेशन ये देना, ये सुझाव है मेरा उन लोगों के लिए जो मत्स्य पालन कर रहे हैं। मत्स्य पालन कर रहे लोग, आप हमेशा ये याद रखिए, आप मछली विभाग, आप चाहे किसी भी जनपद में रह रहे हो, किसी भी ब्लॉक में रह रहे हो, आप संपर्क में रहिए मत्स्य विभाग के। छोटी मोटी परेशानियां आती है, मछली खा नहीं रही, मछली बढ़ नहीं रही, ये जब तक आप बताएंगे नहीं, आप रिस्पॉन्स नहीं बताएंगे, तो हम किसी भी तरह आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा विज्ञान जरूर अपनाइए अपनी पारंपरिक खेती में। ये नहीं जैसे कि मैं बताता हूँ, हर बार कहता हूँ कि देखिए आप गाय पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, बैल पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, अगर उसे भूख लगेगी तो रंभाएगी, कुत्ता भौंकेगा, लेकिन मछली ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो आप कोशिश ये करें, फीडिंग अच्छी करें। अगर फीडिंग मतलब भोजन प्रॉपरली, उपयुक्त तरीके से दें मछली को, क्योंकि अन्य सभी प्राणियों की तरह उसे भी भूख लगती है। आप ये ना सोचें कि मछली पानी खाती है। और संपर्क करिए, अच्छी क्वालिटी का फीड हर जनपद में उपलब्ध है। और दूसरा, जो मत्स्य पालन नहीं कर रहे, करना चाहते हैं, आप कोशिश ये करिए, सारे ही किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, जो भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं, बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, जो भी कर रहे हैं, तो आप कम से कम देखिए पहाड़ों में 50 वर्ग मीटर यानी 4 मुट्ठी का एक तालाब अवश्य बनाइए। चाहे आप अनुदान मिले ना मिले, कम से कम वो पानी आपकी जमीन में रहेगा तो आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बनी रहेगी, ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूमिगत पानी का स्रोत मेंटेन रहेगा। क्यों आज पहाड़ी नौले गधेरे सूख रहे हैं, ये सोचिए। और वो पानी वेस्ट नहीं जा रहा, आप उसी पानी से फिर कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं, पशुपालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप ये हैचरी देख रहे हो, ये कोल्ड वाटर डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज का रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर महाशीर की ब्रीडिंग होती है और एक तरीके से उत्तराखंड की एकमात्र रनिंग कंडीशन में जो महाशीर उत्पादन कर रही है, ये वो हैचरी, जिससे कि महाशीर का कंजर्वेशन हो सके। ये पॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअली में जो ये एरिया है ये महाशीर ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पे हम महाशीर की ब्रीडिंग कराते हैं और महाशीर के जब ब्रीडिंग कराने के बाद उसका स्टॉक शुरू में इन पॉन्डों में करते हैं, जब तक कि वो फिंगरलिंग साइज़ की ना हो जाए। और इससे जब ये फिंगरलिंग साइज़ की हो जाती है, करीबन 5 सेंटीमीटर से बड़ी, तब हम उसको यहाँ से भीमताल, नौकुचिया ताल, सातताल झील में डालते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ, ये आपको सर्कुलर टैंक दिख रहे हैं, इसमें महाशीर का ब्रूडर है। क्या है? महाशीर का ब्रूडर, यानी कि मेल और फीमेल इसमें है। ओके। तो इसमें से महाशीर मेल और फीमेल निकालते हैं और उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। उसकी ब्रीडिंग कराने के बाद आपको यहाँ पर हमारे
ये टब दिख रहे हैं, इसमें मछली के अंडे रख देते हैं और इससे जब वो अंडे थोड़े से बड़े होते हैं, वो जब मछली के बच्चे थोड़े निकल जाते हैं, उनको हम यहाँ से इस वाले में शिफ्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे हमने शिफ्ट कर रखे थे, ये माछली का फ्राई, माछली है। ओके। ये फ्राई को उसके बाद कुछ टाइम बाद जो आपने पॉन्ड देखा था उसमें डालते हैं। वहाँ जब तक ये फिंगरलिंग ना हो जाए तब तक इनको फीड देते हैं। जैसे इन सब में माछली के करीबन हर साल इस हैचरी से 2.5 से 3 लाख माछली का हम उत्पादन करते हैं और उसको इन झीलों में संचय करते हैं, जिससे कि माछली इंडेंजर स्पीशीज है तो वो वजूद में बनी रहे। यस डॉक्टर विशाल, बताइए इस फार्म के बारे में। देखिए, अगर किसी के पास पहाड़ में जगह बहुत कम है, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि 10 बाई 5 यानी कि 50 स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर मीटर का तालाब बनाएं, लेकिन अगर मान लो किसी के पास इतनी भी ज़मीन नहीं है, 20 स्क्वायर मीटर या 30 स्क्वायर मीटर है, तो वो ऐसे छोटे तालाब बना सकते हैं जिसमें कि गोल्ड फिश पैदा कर सकता है। देखिए, इसमें आपको रेड कलर की ये गोल्ड फिश दिख रही है और एक गोल्ड फिश आराम से 50 रुपीज़ मिनिमम बिकती है ये। ओके। तो वो एक तालाब में कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये इतने से एरिया में गोल्ड फिश से अर्न कर सकता है। आप किसी भी कोई भी सब्जी देख लीजिए, कोई भी खेती देख लीजिए, इतने एरिया में इतना पैसा कभी नहीं कमा सकता, लेकिन एक इतनी सी जगह से 5 से 10 हज़ार रुपये किसान गोल्ड फिश अर्न करके कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ये गोल्ड फिश का बेसिकली यूज क्या होता है? गोल्ड फिश में मेनली ऑर्नामेंटल फिश, ऑर्नामेंटल। हर आपको घर में आपको मतलब इसको हम एक्वा गार्डनिंग कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लोग अपने एक्वेरियम में, ड्राइंग रूम में रखते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि कलरफुल फिशेज हैं ये। अभी आपने इससे पहले जो थोड़ा सा बड़ा टैंक देखा था गोल्ड फिश का, ब्रूडर टैंक था, उसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि गोल्ड फिश मेल और फीमेल हमने डाल दी और उसके बाद चाहे जूट ले लो चाहे घास ले लो, ऐसी चीज़ उसमें डाल दी, तो जब भी मछली अंडे देती है तो उसमें चिपक जाती है। जैसे इसमें आपने वो डाला है। हाँ, अब वो जब उसमें अंडे चिपक जाते हैं तो वो लाकर वो दूसरे टैंक में डाल दिया। अच्छा। जिसमें लगातार पानी चलता रहता है और इसमें करीबन 48 घंटे के अंदर अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। देखिए, इसमें छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा टैंक है जिसमें आपने अंडे डाले हैं। बिल्कुल। ओके। डॉक्टर विशाल, लगभग कितना बड़ा होने के बाद हम इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं? जैसी बच्चा करीबन 4 महीने का हो जाता है, एक करीबन 2 इंच के बराबर के लगभग का, तो वो सेल करने लायक हो जाता है। और मार्केट बहुत अच्छी होगी इसकी। बहुत बढ़िया, आजकल इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
एक छोटा तालाब ये बनाया गया हुआ है जिसमें हमने रेनबो ट्राउट का सीड स्टॉक किया है। रेनबो ट्राउट के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो देखिए कम से कम इतना पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो इस टैंक में हमने 1000 बच्चा स्टॉक किया है। तो रेनबो ट्राउट भी भीमताल में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है रेनबो ट्राउट की, जिसकी कि दिल्ली में मार्केट वैल्यू कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये किलो है। और यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हमें उम्मीद ये है कि यहाँ किसान को कम से कम 1,000 रुपये किलो इसकी कीमत मिले। मतलब ये यहाँ पे ये स्पीसीज यहाँ पे ट्राउट यहाँ पे सक्सेसफुल है कुछ जगहों पे। अच्छा लग रहा है लेकिन जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा खींचे, हल्की बारिश हो रही है। सर ये भीमताल के जो झील है उसका जो फ्लोइंग वाटर है, जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है वो यहाँ से बहता है। तो उस पानी को इन्होंने एक टेम्परेरी व्यवस्था करके रोका है, एक हल्का सा चेक डैम बना रखा टेम्परेरी, जिससे कि पानी एक जगह इकट्ठा हो सके और उसके बाद ये नहर द्वारा इसको अपने तालाबों में बनाया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ से नीचे गौड़ा नदी में मिल जाता है। ओके। वैसे इन्होंने जितना मैक्सिमम पानी का यूटिलाइजेशन हो सकता है वो किया हुआ है। और ये खुद के प्रयासों से किया इन्होंने। अच्छा। पूरे में इन्होंने पॉलीथीन लगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुँचे ना, रिसाव बहुत ज़्यादा रिसाव कम हो। ये अभी इसमें पानी बहुत शुरू किया है। अभी पॉलिथीन दिखेगी। ये हमारे किसान हैं हेमचंद आर्य। इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है और पानी बहुत ज़्यादा है, आपने पहले भी देखा होगा। और लगातार बहता पानी, इतना ज़्यादा मोटा पानी इनके पास लगातार पूरे साल है। तो इन्होंने कम से कम 200 स्क्वायर मीटर, कोई 250 स्क्वायर मीटर के कई तालाब बना रखे हैं। तो अपने जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अच्छे तालाब बन सकते हैं और ये ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। हर साल कम से कम ये 5 कुंटल तालाब से मछलियाँ निकालते हैं। इस एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन है इनका। नैनीताल के ये किसान इंटीग्रेटेड फिशरीज कर रहे हैं। संग में बतख बाड़ा इन्होंने बना रखा है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्म कर रहे हैं, कहीं केमिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे। तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इंटीग्रेटेड है। बतख बाड़ा इनका बन चुका है और उसमें जल्दी ही बतखें हम इनको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब यहाँ पर करने वाले के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पॉन्ड के साइड्स पे पूरे केले के पेड़ भी हैं और इन्हीं के पत्ते अगर छोटे छोटे काट के डाल दिए जाएं तो एक ग्रास कार्प प्रजाति होती है, वो इन घासों को खा लेती है। ओके। तो सबसे ग्रास कार्प पालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि केले के पत्ते हो गए या कोई भी नरम घास हो गई वो पूरा खा जाती है, इसलिए लोग ग्रास कार्प पालना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक 150 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा पॉन्ड है, जिसमें कि इसमें पॉलीथीन लाइन बिछाई गई है ताकि पानी का रिसाव कम से कम हो। तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए 2 इनलेट इन्होंने लगा रखे हैं और 2 आउटलेट लगा रखे हैं। नीचे वाला आउटलेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कभी कभी पॉन्ड पूरा खाली करना हो उसके लिए है, और एक वो ओवरफ्लो वाला आउटलेट इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मछलियों ये हमने ग्रास कार्प का सीड डाल रखा है।
इस पौंड से कम 2 क्विंटल का वो उत्पादन हमारा किसान इस साल तक एस्टिमेट ले लेगा। ब्यूटीफुल। डॉक्टर विशाल, ये बताइए कि जनरली यहाँ के लोग जो फिश का फीड है वो क्या यूज़ करते हैं? देखिए, जो यहाँ के जो लोग होते हैं मेनली घरी की चीज़, जैसे आपका सरसों की खल हो गई या किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ की खल हो गई, चावल के कने हो गए जिसे राइस पॉलिश कहते हैं, और चोकर हो गया। इन चीज़ों को मिलाकर, तीनों चीज़ों को बराबर मिलाकर इसका एक तरीके से घरी का बना हुआ फीड होता है, उसको डालते हैं। दूसरा, अगर उसने ग्रास कार्प मछली डाली है तो ग्रास कार्प के लिए घास हो गई, किसी भी प्रकार की मुलायम घास, उसको डाल देते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी के ज़्यादा पौंड हैं तो वो रेडीमेड फीड भी ले सकता है, और रेडीमेड फीड हम उसको 50% अनुदान में दिला देते हैं। ये किसान द्वारा एक मुर्गी बाड़ा बनाया गया है, मुर्गी या बतख बाड़ा। इसमें 2 फायदा होगा कि जो इसका बीट होता है वो इसके चारे, मछलियों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल होगा। बतख का जो बीट होगा? बिल्कुल। ओके। अभी हमारे ये जो हेमचंद जी हैं वो किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए हैं, वरना आज ही उनसे यहाँ मुलाकात हो जाती। बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड मॉडल तैयार से इंटीग्रेटेड है। इसमें मछली कम, केला लगा रखे हैं उन्होंने, आपने जैसे देखा होगा तालाब के किनारे केले की जो पत्तियाँ होती है वो ग्रास कार्प के काम में जाती है, और केले से ये इनकी आमदनी अलग बढ़ती है। दूसरा, ये आपको बतख बाड़ा या मुर्गी, जिसे आप चाहो तो मुर्गी बाड़ा या बतख बाड़ा कुछ भी कह लो, तो दोनों में से कोई भी चीज़ में ये पाल सकते हैं, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा मछलियों को ही होता है। और साथ में इन्होंने खेती वगैरह भी की है। संग में उसके अंडे हो गए या मुर्गी का मांस हो गया, तो ये इनकी अतिरिक्त आमदनी बढ़ जाती है। आपकी सोच उत्तराखंड की तस्वीर को बदल सकती है। उत्तराखंड में रोजगार, आई मीन टू से स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इतने बेरोजगारों को नौकरी दे पाना सरकार के बस से बाहर है। नौकरी के लिए अपना समय, पैसा, ऊर्जा और मानसिक शांति को मत गंवाइए। स्वरोजगार को अपनाइए। शुरुआती असमंजस, आलोचनाएं और फेलियर की आशंका से बाहर निकलिए। अपने अधिकारों को हक से मांगिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो तथ्यपूर्ण लगी होगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आई डू नीड मोटिवेशन। फिर मिलती हूँ एक नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।